तो यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब ये जो गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसे एक वुडन प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। वुडन प्लेटफॉर्म मतलब कि हमें एक इंसुलेटर यूज करना होता है, उस इंसुलेटर के ऊपर हम उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो डिवाइस है उसे हमने रखा हुआ है। तो बेसिकली ये आपका पूरा ये एक डिवाइस है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो डिवाइस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रास डिस्क है, देन यहाँ पर ये ब्रास रॉड है, देन ये जो पूरा आउटर है जो एक्सटर्नल पार्ट है वो ग्लास बॉटल है, देन यहाँ पर एक मेटल फॉइल है एंड इसे ग्राउंड किया गया है। ठीक है। और ये जो अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे हम कहते हैं गोल्ड लीव्स। क्या कह सकते हैं? गोल्ड लीव्स कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये पूरा जो डिवाइस है इसका ये कंस्ट्रक्शन है। अभी इसका हम वर्किंग को समझेंगे कि वर्किंग में क्या रहता है। तो सबसे पहले तो मैं अभी जो नेक्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर जो जस्ट साइड में जो डायग्राम बनाया हुआ है उसके अंदर सिर्फ मैंने गोल्ड फॉइल्स को रिप्रेजेंट किया, पूरा पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वापस से नहीं वहां पर बनाया है। ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें बेटा? पहले ही बताओ कि गोल्ड लीफ ये यस गोल्ड सर। लीफ यस इलेक्ट्रोस्कोप सर। क्या है और ये सब यस चीजें सर। क्लियर है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो गोल्ड लीव्स हैं, ये जो लीव्स दिख रही हैं आपको, ये जो लीव्स दिख रही हैं गोल्ड लीव्स, ठीक है, तो इनके बीच में आप देख सकते हो कि एक सर्टेन एंगल थीटा बना हुआ है। राइट, आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में एक थीटा एंगल बना हुआ है, बिकॉज ये जो गोल्ड लीव्स हैं उस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल ऑन द गोल्ड लीव्स। ठीक। अब क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन रहती है। अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को, ये जो ब्रास डिस्क है इसके पास अगर आप लेके जाते हो तो गोल्ड लीव्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा कंडीशन रहता है कि अगर कोई आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ब्रास डिस्क के पास लेके जा रहे हैं, ये आपकी ब्रास डिस्क है, इसके पास अगर आप लेके जा रहे हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। और तीसरी कंडीशन है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर आप लेके जाते हैं, राइट, तो उसमें वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। ये तीन चीजें यहां पर हमको स्टडी करनी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक, सर बोलिए। सर अब यहां पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर आप देखो, जब आप न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, ठीक है, और इस न्यूट्रल बॉडी में, ये आपने मान लो एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया ए, और ये कंडक्टिंग ब्रास है जो कि कैप बनी हुई है, क्या है? कंडक्टिंग ब्रास कैप। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग ब्रास कैप। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? एंगल है थीटा नॉट। कितना एंगल है ये? थीटा नॉट। अब ये जो थीटा नॉट एंगल है, ये हमने कहा इस थीटा नॉट एंगल को हम कहते हैं, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है। अभी हमें आप देख सकते हैं कि ये जो गोल्ड लीव्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज रखा गया है? पॉजिटिव चार्ज रखा गया। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रल बॉडी को जब आप इसके पास लेके जाते हैं तो यहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब वहां पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो उसकी वजह से यहां पर गोल्ड लीव्स के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब कि जो एंगल बना हुआ है थीटा नॉट, उस थीटा नॉट एंगल के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस हम इसे कहेंगे द डाइवर्जेंस और द एंगल बिटवीन गोल्ड फॉइल्स डू नॉट चेंज। तो यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब गोल्ड फॉइल्स की, जो गोल्ड फॉइल्स हैं उसके बीच में ये जो एंगल थीटा बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो बॉडी आप लेके गए हैं वो बॉडी कैसा है? न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। तो ये यहां पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? सर यस। सर ये जो डाइवर्जेंस होता है वो सर वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण ही होता है।
यस, रिपल्शन की वजह से ही होता है बेटा। ओके सर। सर यस सर यहाँ पे आपने जो पॉजिटिव चार्ज रखा है ना सर, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस के मतलब वो कंडक्टिंग ब्रास कैप पर, हाँ, मतलब सर वो पॉजिटिव ही चार्ज होता ही है या फिर नेगेटिव भी हम ले सकते हैं? नेगेटिव भी आप ले सकते हो, नेगेटिव भी आप ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल ही करने वाला है, राइट। ओके सर। अच्छा, सेकंड थिंग, मान लीजिए कि आप एक चार्ज बॉडी लेके गए, ठीक है। अब यहां पर तो चलो मैंने मेंशन किया है कि वी हैव टेकन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बट मान लीजिए आपको नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज मान लो कि आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप किस तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे? तो यहां पर जैसे मान लो मैंने लिया है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के, और ये आपका कंडक्टिंग ब्रास कैप है, ठीक है। अब जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके जाओगे, बिकॉज जो कंडक्टिंग ब्रास कैप है वो उस पर क्या आ जाएगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी तरफ मूव कर रहा होगा, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा होगा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, राइट। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। तो उस रिपल्शन की वजह से जब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर अक्यूमुलेट होगा जाके, ये चार्ज यहाँ पर जाके क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे 3 और 3 ऐसे चार्ज लगे हैं, थ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, अब एक्स्ट्रा आपने 4 चार्ज और भेज दिए, मान लो 4 चार्जेस आर देयर, जो रिपल्शन की वजह से आगे गए, तो 2 इधर गए और 2 इधर गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इंक्रीज हुआ, और पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होगा तो ये जो एंगल था उसमें रिपल्शन और बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ मतलब पर सर वो एंगल और बड़ा हो यस जाएगा। सर। यस, एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एंगल जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जिसे हम कह रहे हैं थीटा नॉट, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जिसे हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज आप बॉडी लेके आएंगे उस टाइम पे हमें एक नया एंगल मिलेगा, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एंगल ऐसे बढ़ गया, इस तरीके से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये आपको सर वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे हुआ? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऐसे हुआ कि यहाँ पर ये मान लो ये एक कंडक्टर है और उसके पास आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके गए, ये आप देख रहे हो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ए, और उसके पास आप उसके एक कंडक्टर के पास लेके जाते हैं, राइट। तो कंडक्टर के पास आप जब लेके जाएंगे तो पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव को, तो नेगेटिव ऊपर की तरफ आएगा, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में चार्ज की प्रॉपर्टी है वो, तो रिपल्शन की वजह से वो चार्ज कहां जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर लेकिन जो अट्रैक्शन होगा चार्ज बॉडी और वो कंडक्टिंग ब्रास में जो नेगेटिव चार्ज उनका होगा ना, तो फिर ना, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं हम लोग कि थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। जब थीटा थीटा नॉट से बड़ा मिल रहा है उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है वो कैसी है, बॉडी ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ एंगल इज इंक्रीजिंग। तो जब भी आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का केस आएगा और मान लीजिए मेडिकल के अंदर आपसे पूछा गया कि इफ एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज थीटा नॉट एंड बाय डूइंग द चार्ज ट्रांसफर थीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज इंक्रीजिंग, तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, न्यूट्रल होगी, या नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर आप लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है, आप समझिए कि यहां पर हमने एक बॉडी लिया है जो कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इस ब्रास कैप के पास लेके जा रहे हैं, ये आपका ब्रास कैप है, इसके पास आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, रिपल्शन हुआ नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज में क्या हो गया, रिपल्शन हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? यस यस सर। यस सर।
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, रिपल्शन हुआ। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर जाएगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था कितना, 1 2 3 1 2 3 ऐसा था। मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज किया इसने, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एंगल था थीटा नॉट, ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे इसकी, तो नेक्स्ट स्टेज कैसी आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। तो थीटा इज लेस देन थीटा नॉट हो जाएगा यहाँ पर, यस और नो, यस सर। राइट। तो यहाँ पर अगर गोल्ड लीफ के बीच में जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है अगर वो डिक्रीज होता है तो जो बॉडी है वो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, राइट। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको इस चीज को तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई कि अगर if there is no change in the angle of divergence, then the body is neutral. If the angle of divergence is increasing, then the body is positively charged. विश्वजीत सर। जी सर। Okay, so next is Coulomb's law. ठीक है, नेक्स्ट है आपका Coulomb's law. अब Coulomb's law आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन में इन द सेंस 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा Coulomb's law के बारे में, राइट। तो सबसे पहली जो चीज समझनी है Coulomb's law के बारे में वो ये है कि Coulomb's law वैलिड है ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप वस्त्रापुर लेक पे बैठे हैं, वस्त्रापुर लेक ऑलमोस्ट सभी को पता है, राइट। और वस्त्रापुर लेक से आप हयात होटल को देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा होटल है, राइट। लेकिन उसी हयात होटल को आप अगर 20-25,000 फीट पे से जाके देखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत छोटा सा दिखेगा, राइट। 20-25,000 फीट पे चले जाएंगे तो आपको वही बड़ा सा होटल छोटा सा दिखने लगेगा, राइट। तो वो जो चीज है जो बड़ी है लेकिन वो दिखने में कैसी हो गई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हो गई छोटी। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, जो चार्ज जो है वो भी कैसा, पॉइंट चार्ज। तो जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज को अज्यूम कर रहे हैं कि ये बॉडी है और उस बॉडी पे हमने चार्ज कंसीडर किया हुआ है, तो वो जो बॉडी है वो हमने ऐसी बॉडी ली है जो कि पॉइंट चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी लिया है, पॉइंट चार्ज बॉडी हमने कंसीडर कर रहे हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज कि कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होता है जब अगर मान लीजिए आपने दो चार्ज लिए हैं तो दो में से कोई एक चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, इट इज कंपलसरी, मतलब इट शुड बी that one charge should be at least at rest condition. If there are two charges, then one of them should be at least at rest condition. या तो दोनों रेस्ट पे हो तो भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, या फिर दो में से कोई एक रेस्ट कंडीशन में है तो भी वो वैलिड रहता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है कि यहाँ पर आपने Q1 और Q2 दो चार्जेस कंसीडर किए हैं। अब ये Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम वी आर सेइंग कि ये Q1 और Q2 दो चार्ज हमने कंसीडर किए हैं। द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज r, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है। तो दोनों ही चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो इट इज वैलिड। दूसरी चीज, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 चार्ज लिया है, दोनों के बीच में सेम सेपरेशन है r, एक चार्ज इसमें रेस्ट कंडीशन में है और दूसरा चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस, इट इज वैलिड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये जो चार्ज है वो कैसी कंडीशन में है, एक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है। बट मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक चार्ज ले रहे हैं Q1, दूसरा चार्ज ले रहे हैं Q2, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज r, एंड बोथ चार्जेस आर मूविंग विद velocity v1 and this charge is moving with velocity v2.
तो जब ये दोनों चार्जेस मूव कर रहे होंगे सर्टेन वेलोसिटी के साथ, सो इन दैट केस कूलम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके सामने एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, बट आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप लोग पूछते हो कि सर फॉर्मूला तो याद हो जाते हैं, बट कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करें ये पता नहीं चलता है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या हम उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes, sir. ठीक है। अब कूलम्स लॉ में हम आगे बढ़े उससे पहले मैक्सवेल ने 3 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है? मैक्सवेल नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए थे। उन तीनों स्टेटमेंट्स को हम पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्टडी करते रहेंगे, ठीक है? जहां जैसा मौका मिलेगा वैसे वहां पर हम उसका यूज करेंगे इन तीनों स्टेटमेंट का। तो पहला स्टेटमेंट ये है, इफ चार्ज सिस्टम इज एट रेस्ट इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इट। ठीक है? पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई चार्ज सिस्टम है जो कि रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके सराउंडिंग में। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है बेसिकली ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहते हैं इसे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था मैक्सवेल ने वो ये है, इफ चार्ज सिस्टम इज इन यूनिफॉर्म मोशन then it will produce electrostatic field as well as magnetic field in space around it। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है ये दूसरा स्टेटमेंट? Yes, sir. एंड द Yes, sir. लास्ट वन, Yes, sir. तीसरा स्टेटमेंट है, इफ चार्ज सिस्टम इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप देखिए यहां पर इससे पहले जो स्टेटमेंट लिया उसके अंदर हमने क्या बताया था? यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर कौन सा हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपनी सराउंडिंग के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it radiate electromagnetic radiation or we can say it produce electromagnetic waves। ठीक है? ये 3 चीजें हैं जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। अच्छा, अब इन तीनों चीजों को हम समझते हैं वन बाय वन। जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर चार्ज सिस्टम रेस्ट पे है, चार्ज सिस्टम रेस्ट पे है, इसका मतलब आप समझिए कि मान लो बेटा Q1 चार्ज आपने जो लिया है, ये Q1 चार्ज कैसी कंडीशन में है? तो ये है रेस्ट कंडीशन में। और यहां पर आपने Q2 चार्ज लिया है, वो कैसी कंडीशन में है? तो वो भी रेस्ट कंडीशन में है। अब ये Q1 और ये Q2 ये दोनों जो चार्जेस हैं ये दोनों चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो डेफिनेटली बोथ विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहां पर अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि Q1 चार्ज ने जो फील्ड प्रोड्यूस की है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो उसको ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मतलब उसकी सराउंडिंग में उसी नेचर का कोई चार्ज आता है तो वो उसे क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. तो यहाँ पर सर एक Q1 बार चार्ज आपने रिपीट करो ना सर। ओके यहाँ पर बेटा हमने Q1 चार्ज रेस्ट पे लिया है, Q2 चार्ज रेस्ट पे लिया है। हमें पता है कि Q1 चार्ज जो कि रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? और Q2 चार्ज रेस्ट पे है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो Q1 चार्ज Q2 पे, Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q2 चार्ज आता है तो वो उसे अफेक्ट करेगा। Q2 चार्ज हमारे पास है, Q2 चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 चार्ज आता है तो वो Q2 मतलब उस Q2 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 चार्ज को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करेगा मतलब या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, मतलब उसके ऊपर वो अल्टीमेटली फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ये चीज क्लियर है?
यस सर। सर मतलब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ना? डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होंगे। मतलब Q1 अपने आप को अफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो चार्ज खुद की एक फील्ड जनरेट करता है वो चार्ज खुद पे कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है। जो चार्ज मतलब सर ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा होगा ना सर? काइंड ऑफ, वहां पर रिपल्शन नहीं होता, यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। ओके सर। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हो गई सभी को? Yes, sir. यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर Q1 चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, हमने ये कहा दैट Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की E1, सो दिस E1 मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गोइंग टू अफेक्ट, इट अफेक्ट्स Q2। क्यों? बिकॉज Q2 रेस्ट पे है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रॉपर्टी, बिकॉज Q1 की जो प्रॉपर्टी है सेम वही प्रॉपर्टी किसके पास है? Q2 के पास है। सेकंड, Q2 चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। E क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है बेटा। E क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q2 चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है एंड ये चार्ज अगर उसकी सराउंडिंग में Q1 आ जाता है तो इट अफेक्ट्स Q1। अफेक्ट्स का मतलब क्या है? कि फोर्स विल बी देयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी देयर। ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी चीज समझो। मान लीजिए यहां पर मैंने लिया Q1 चार्ज जो कि रेस्ट कंडीशन में है और यहां पर मैंने ले लिया Q2 चार्ज जो कि v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो Q1 चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट कर पाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 चार्ज ने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, क्या वो Q2 चार्ज को अफेक्ट कर पाएगा? Yes, यस और sir. नो? यस सर। यस सर, कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? बिकॉज Q2 चार्ज दो तरीके की फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। राइट? अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे तो बेटा हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। तो Q1 चार्ज ने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की एंड इट विल अफेक्ट, we can say it affects charge Q2। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Q2 चार्ज ने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस किया? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा चार्ज Q1 आता है देन डेफिनेटली इट विल अफेक्ट, इट अफेक्ट्स Q1। मतलब वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर काम कर रहा होगा। यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। दूसरी चीज, अब Q2 चार्ज जो है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? B2 मैग्नेटिक फील्ड। B2 मैंने। तो क्या ये Q1 को अफेक्ट करेगा? नो सर। नहीं No, करेगा। sir. क्यों? Sir. क्योंकि Q1 के पास में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कहां से अफेक्ट करेगा? उसके पास तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। सो इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट चार्ज Q1। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। So, Yes, sir. यस सर। पक्का?
Yes, sir. अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो। अच्छा एक चीज पूछना रह गया बेटा, क्या यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड है? यस सर, Yes, sir. वैलिड। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Valid है Yes. sir. यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड है, तो हियर वी कैन से कूलम्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए यहां पर आपने चार्ज लिया है Q1, ठीक है, अब ये जो चार्ज Q1 है ये V1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और यहां पर सर्टेन डिस्टेंस पे आपने Q2 चार्ज लिया है और वो V2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पर बेटा Q1 चार्ज जो है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब E1 प्रोड्यूस कर रहा होगा, और Q1 चार्ज क्या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो यहां पर Q1 चार्ज ने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो क्या ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या Q2 पे कुछ इफेक्ट आएगा? विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? Yes, sir. यस सर, विल Yes, sir. एक्सपीरियंस। तो Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सराउंडिंग में अगर बेटा Q2 चार्ज आता है तो Q2 चार्ज विल अफेक्ट, मतलब कि हम यहां पे लिख सकते हैं इट अफेक्ट्स Q2 एंड एक्सपीरियंस, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें B1, Q1 चार्ज है भाई, मूव मोशन में है वो तो, राइट, तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो Q2 क्या है? Q2 भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या करेगा? इट अफेक्ट्स Q2 एंड कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Magnetic. Magnetic. force. मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए Q2 चार्ज की बारी आई। अब हम ये कह रहे हैं कि Q2 चार्ज ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस किया और Q2 चार्ज ने B2 मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया। तो जब Q2 चार्ज ने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया बेटा, तो क्या उसकी सराउंडिंग में जो Q1 चार्ज आएगा क्या वो उसे अफेक्ट कर रहा होगा? Yes, Yes, sir. यस सर, जब Q2 चार्ज ने B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो उसकी सराउंडिंग में अगर चार्ज Q1 आ गया तो क्या वो उसे इफेक्ट करेगा? यस सर, राइट, तो Yes, sir. यहां पर दोनों ही केसेस के अंदर हम ये कहेंगे कि इट अफेक्ट्स Q2 एंड एक्सपीरियंस, अगर E2 वाला कंडीशन है तो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड है देन इट अफेक्ट्स Q2 एंड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। बोलो बेटा क्लियर है यहां तक? yes, Yes, sir. sir. It will affect Q1 नहीं आएगा? ओ बेटा जी सही बात है, सॉरी, सही बात है बेटा, मेरे लिखने में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहां पर इट अफेक्ट्स Q1 एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और यू कैन से मैग्नेटिक। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड है या नहीं है? नो No, सर, sir. यहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कंडीशन है दोनों चार्ज मोशन। यस कि वन ऑफ द चार्ज शुड बी एट रेस्ट कंडीशन। Rest. यहाँ तो दोनों भाग रहे हैं, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वी कैन से कूलम्स लॉ
is not valid here. ठीक है? सर यहाँ पे सर अगर हम कोई एक चार्ज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो सर वो खुद पर ही होगा ना, और सर दूसरा ही मोशन में होगा, तो सर क्यों वैलिड नहीं है? तेरा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। याद है क्या किसी को? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट याद है किसी को? Sir, the force exerted is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, great. ठीक है। So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, जैसे कि आपने स्टडी किया है m1 और m2 मास आपने ले लिया, ठीक है, और m1 और m2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो सिमिलरली यहां पर भी हमने q1 एंड q2 चार्ज लिया हुआ है एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज q1 एंड q2, एंड force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. क्लियर है यहां तक? तो जब आप इसे लिखेंगे so here we can say that force is proportional to q1 q2 by r square. क्या लिखेंगे? force is proportional to q1 q2 by r square. अब यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल साइन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किससे? k से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ये k है k q1 q2 by r square, और ये जो k है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वेरी गुड, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक समझिए कि जब मैंने जब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टडी किया होगा उस टाइम पे आपको बताया गया होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 by r स्क्वायर, जहां पर कैपिटल G रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, राइट। तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है यूनिवर्सल, लेकिन यहां पर ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, क्यों? Sir, because K depends on the medium. एग्जैक्टली, बिकॉज ये जो k है, इस k की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, राइट। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है F इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर, तो k जो है उसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। क्या कहते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है, जिसमें अगर हम यहां पर देखें कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी एक कांस्टेंट क्या होती है? वैल्यू, और वो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। अब ये कहां से आया वो समझिए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि k की वैल्यू आपने रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12, सो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। ये आपको किसकी वैल्यू मिल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा सर यहां पर अब आप ये देख रहे हैं यूनिट कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई के,
तो जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप बेसिकली, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ये यूनिट को समझाने के लिए कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिनोमिनेटर में है, जब उसे आप ऊपर लेके आते हैं तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, सर रिपीट करो ना ये वाला जो न्यू अपने जो एब्सोल्यूट वाला का वो। ये पूरा बताऊं वापिस से बेटा? नो सर, वो लास्ट पॉइंट जो अभी अभी जो मीटर स्क्वायर का कुछ का अच्छा, वो। हाँ हाँ हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए ये k है, तो k इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है 1 बाय, अब k की जगह आप यूनिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है कि ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। लेकिन ये जो यूनिट मैंने लिखा ये कहां से आया, तो ये यूनिट आया कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स लिखा है वो ये 1 अपॉन हो गया, तो इसकी वजह से इसे क्या लिखा जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स और कूलम स्क्वायर। तो ये ऐसा लिखा जाता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। और क्लियर है यहां तक? यस सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। यस अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब आप एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, मींस वी आर सेइंग कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, मतलब कि जब चार्ज को हवा में रखा गया हो या वैक्यूम में रखा गया हो, उस टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। लेकिन मान लीजिए कि यश ने ये किया कि 2 चार्ज उठाए और उठा के पानी में डाल दिए, ठीक है। तो जब उन्होंने उठाकर पानी में डाल दिए तो उसकी वजह से उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहां पर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज मान लीजिए मैंने नक्षत्र को कोई बात कही, ठीक है। अब मैंने नक्षत्र को जो बात बोली वो मैंने जैसा बोला वैसा के वैसा उसको डिलीवर हुआ। लेकिन मान लीजिए कि मैंने पहले जैनम को बताया, फिर जैनम ने जैनिल को बताया, फिर जैनिल ने जागृत को बताया, फिर जागृत ने तनिष्राज को बताया, फिर जागृत ने फिर तनिष्राज ने भूमिका को बताया, और फिर बाद में लास्ट में जाके नक्षत्र को बताया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि जो डायरेक्टली बात जा रही थी उसमें और जो वाया वाया बात पहुंची उसमें वेरिएशन आया। तो सिमिलरली जब एयर के अंदर होता है उस टाइम पे लगने वाला फोर्स और जब आप किसी मीडियम में रख देते हैं उसमें लगने वाला फोर्स, उसमें वेरिएशन आ जाता है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए यहां पर सपोज यहां पर मैंने चार्ज ले लिया Q1 और यहां पर ले लिया चार्ज Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया है R, ठीक है। और यहां पर हमने ले लिया एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक चार्ज ले लिया Q1, दूसरा चार्ज ले लिया Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और इसे रखा गया वाटर के अंदर। तो आप लोगों की बुक में भी ये चीज दी गई होगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, ठीक है। तो जब आपने वाटर में रखा तो उसकी जो वैल्यू है वो 1/81 टाइम्स हो गई। ये कैसे हुई उस पे मैं अब आपको लेके जा रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, वो तो 1/81 टाइम्स ऑफ एयर होगी ना। सॉरी, हाँ 1/81 टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर होगी, राइट राइट। पर ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा कि फोर्स जो है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। और आपने
चार्ज को उठा के किसी भी मीडियम में डाल दिया, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है, बट किसी मीडियम में डाल दिया, तो यहां पर एक टर्म आती है, उसे हम कहते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले उसे मैं बता देता हूं, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है दैट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बाय परमिटिविटी इन अ वैक्यूम, वी कैन से परमिटिविटी in a medium by permittivity in air। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को हम कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां Yes, तक sir. बात समझ में आ रही है? ये रिलेटिव परमिटिविटी का फंडा समझ में आया? यस और नो? Yes. तो यहाँ पर इस वक्त जो फोर्स लगाया F नॉट, वो F नॉट फोर्स किसके लिए वैलिड है? वैक्यूम और एयर के लिए वैलिड हमने किया। मान लीजिए कि यही फोर्स मैंने ये कहा कि भाई साहब मैंने ना किसी मीडियम में रख रहा हूँ चार्ज को, मुझे एयर में या वैक्यूम में नहीं रखना है, तो मैंने क्या किया, फोर्स इन मीडियम को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी मीडियम में रखा है, ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और सर हाँ सर बाय मिस्टेक यस सर, नेटवर्क इश्यू के लिए लीव हो गया था, आप मीटिंग अनलॉक करो ना। एयर का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहां पर फोर्स इन एयर है, ओके, नाउ वी नो दैट, इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप रेशियो लेके कर लो, ठीक है। तो जैसे अगर आप रेशियो लेते हैं, एफ नॉट बाय एफ में हम कर देते हैं, चलो ये कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पे 1/4 पाई कैंसिल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, FM बाय F नॉट क्या आएगा बताओ? 1/k। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, राइट, ऐसा बन जाएगा ये, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू F नॉट टाइम्स ऑफ K, मतलब 1/k टाइम्स ऑफ F नॉट। अब ये जो K है, यही K आपकी बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी भी है, आप इसको एप्सिलॉन r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो K है, इस K को हमने नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर यहाँ पे जो मतलब एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट नॉट बचा, तो उसके बदले हम लोग ने 1/k लिया ना। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर को हम लिखते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन है इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हैं, यस और नो? पहले बताओ। यस सर। राइट। तो ये जो एप्सिलॉन आर है इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया K से, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यस और नो? यस और नो? लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। भाई रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, उसको मैंने K से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब इसका यूटिलाइजेशन मैं यहां करूंगा। तो मैंने लिखा फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन की जगह क्या K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, यस और नो? तो मैंने लिख दिया K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, और बाकी का जो था वो एज इट इज लिख दिया K1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप यहां पर देखो कि अगर मैं इसे इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब आप ये वाली इक्वेशन को देखो, क्या इस वाली इक्वेशन को आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह पर? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F नॉट बाय K। तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F नॉट बाय K हो जाएगा। आ गया आंसर? इसका मतलब अगर आपने पानी में रखा है चार्ज को, तो उसका फोर्स 1/81 टाइम्स ऑफ F नॉट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81 है। बोलो, क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे हम लोग, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम आगे मूव ऑन करेंगे।